तारीख 10 अक्टूबर 2020 रात के करीब 12:25। जगह चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1। सफेद रंग की एक फॉर्च्यूनर कार सेंट्रा मॉल की पार्किंग से निकलती है और कुछ ही दूरी पर स्थित सिटी एम्पोरियम मॉल की तरफ बढ़ती है। इस कार में एक 26 साल का शख्स मौजूद था। जैसे ही ये कार सिटी एम्पोरियम मॉल के पास पहुंचती है, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल इस कार के पास आकर रुकती है, जिस पर 3 लोग सवार थे। इनमें से 2 लड़के पिस्टल के साथ नीचे उतरते हैं और गाड़ी में सवार शख्स पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इस दौरान 9 गोलियां चलाई जाती हैं, जिनमें से कार में बैठे शख्स को 3 गोलियां लगती हैं। पहली सर पर, दूसरी हाथ पर और तीसरी कंधे पर, जिससे उस शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन यह कोई आम कत्ल नहीं था। इस एक कत्ल की वजह से पूरे पंजाब में कत्लेआम का एक दौर शुरू होने वाला था, जिसका एक निशाना कहीं ना कहीं पंजाब का मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी बनने वाला था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसके कत्ल के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ का एक पोस्ट आता है, जिसमें विक्की मिधू खेड़ा के साथ साथ एक और नाम शामिल था, जिसकी मौत का बदला सिद्धू की हत्या से लेने की बात कही गई थी। वो नाम था गुरलाल बराड़ का, जिसके कत्ल की कहानी हमने अभी आपको सुनाई। गुरलाल बराड़ को उसकी ही फॉर्च्यूनर कार में गोलियों से भून दिया गया, जिसकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी बम्बीहा गैंग ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुरलाल बराड़ आखिर था कौन? कैसे उसकी हत्या के तार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ते हैं? और बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आखिर क्या दुश्मनी थी, जिसकी वजह से गुरलाल बराड़ की हत्या की गई? कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकली ये दोनों गैंग्स आज एक दूसरे के खून की प्यासी है? साथ ही बात होगी उस वाकये पर भी कि क्या वाकई एक चुगली ने ली थी सिद्धू मूसेवाला की जान। सिद्धू मूसेवाला की मुंह बोली बहन सिंगर अफसाना खान को लेकर गोल्डी बराड़ ने क्या खुलासे किए। साथ ही बात होगी परमीश वर्मा गोलीकांड के एक आरोपी की, जिसके तार सिद्धू मूसेवाला से जोड़े जाते हैं। अंत में बात होगी सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले हत्यारे के बयान की, कि कैसे मूसेवाला की हत्या को प्लान किया गया और कैसे 27 मई को भी हो सकती थी मूसेवाला की हत्या। 29 मई 2025 को सिद्धू मूसेवाला को इस दुनिया से गए 3 साल हो गए। ऐसे में हम उस हर पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे जिसके तार इस हत्याकांड से जुड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का। सबसे पहले बात गुरलाल बराड़ हत्याकांड की। गुरलाल बराड़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू से जुड़ा एक स्टूडेंट लीडर था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुरलाल बराड़ गैम्बलिंग के एक रैकेट के साथ भी जुड़ा हुआ था और हत्या से कुछ वक्त पहले ही सेंट्रा मॉल में स्थित पारा क्लब के बाहर एक महिला को थप्पड़ मारने के लिए भी उस पर एक केस दर्ज हुआ था। ये वही पारा क्लब है जिससे उस रात गुरलाल बराड़ अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर निकला था। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस छोटी सी उम्र में ही गुरलाल बराड़ एक गैंग के साथ मिलकर गैंगस्टर बन चुका था। लेकिन गुरलाल का परिचय बस इतना ही नहीं है। गुरलाल बराड़ असल में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई भी था। वही गोल्डी बराड़ जिसने लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। लेकिन अब सवाल यह है कि गुरलाल बराड़ के कत्लकांड में सिद्धू मूसेवाला का नाम कैसे आया? इसका जवाब मिलता है गोल्डी बराड़ द्वारा इंडिया टुडे के पत्रकार अरविंद ओझा को दिए एक इंटरव्यू में। इस बातचीत के दौरान गोल्डी बराड़ ने अपने भाई गुरलाल बराड़ की हत्या को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। गोल्डी ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक फेमस सिंगर अफसाना खान का नाम लेकर एक वाकया सुनाया। गोल्डी का दावा है कि उसके भाई गुरलाल बराड़ ने एक म्यूजिक कंपनी खोली थी, जिसका गाना अफसाना खान से गवाया गया था। जिसके बाद अफसाना की गुरलाल से मुलाकात हुई तो दोनों में सिद्धू मूसेवाला को लेकर बातचीत हुई। बकौल गोल्डी, उस वक्त गुरलाल बराड़ की गलती ये थी कि उसने अफसाना खान के सामने सिद्धू मूसेवाला को बुरा भला कहा। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि सिद्धू मूसेवाला अफसाना खान को अपनी बहन की तरह मानता था
और वो काफी अच्छे दोस्त भी थे। खैर, गोल्डी बराड़ आगे बताता है कि गुरलाल ने जो भी कहा, अफसाना ने सिद्धू मूसेवाला को जाकर बता दिया। गोल्डी बराड़ इंडिया टुडे को दिए इस इंटरव्यू में दावा करता है कि इसके बाद मनदीप सिंह धालीवाल नाम का एक शख्स गुरलाल बराड़ को फोन करता है, उससे पूछता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ क्या कहा। गुरलाल बराड़ इसे लेकर सफाई देता है, लेकिन मनदीप धालीवाल उसे मारने की धमकी देता है। गोल्डी बराड़ आगे ये भी दावा करता है कि सिद्धू ने ही मनदीप धालीवाल को कहा था, जिसके बाद धालीवाल ने फोन कॉल पर धमकी दी। गोल्डी बराड़ के मुताबिक नवी खेमकरण, जो 2017 में पंजाब यूनिवर्सिटी से पूसू के बैनर तले प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है, उसके फोन पर कॉल आया था। गुरलाल को मारने की धमकी दी गई थी। बकौल गोल्डी, इसके 10 दिन बाद ही गुरलाल बराड़ की हत्या हो जाती है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये फिलहाल जांच का विषय है और अफसाना खान भी ऐसे एलिगेशंस को नकार चुकी हैं। लेकिन इस पूरे बयान के बाद एक नाम जिसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, वो है मनदीप सिंह धालीवाल। मनदीप सिंह धालीवाल पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूसू का एक एक्टिव लीडर था। बम्बीहा गैंग चलाने वाले गैंगस्टर लकी पटियाल का मनदीप सिंह धालीवाल के साथ काफी गहरा रिश्ता था। हालांकि उस वक्त ये दोनों ही गैंगस्टर नहीं, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। ये उस दौर की बात है जब पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस काफी अहम मानी जाती थी, जिनमें से एक तरफ थी पूसू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरी तरफ थी सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सोपू के लीडर्स की बात करें तो उनमें विक्की मिदू खेड़ा और लॉरेंस बिश्नोई सोपू के एक्टिव मेंबर्स हुआ करते थे। हालांकि उस वक्त एक और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही होती है, जिसका नाम था एसओआई यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। एसओआई की स्थापना 2009 में हुई थी और ये अकाली दल द्वारा बैक की जाने वाली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। पंजाब में 2007 से लेकर 2017 तक अकाली दल की सरकार रही और 2015 से पहले अकाली दल ने पूसू और सोपू के जो तगड़े स्टूडेंट लीडर्स थे, उन्हें एसओआई में शामिल करवाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पूसू से लकी पटियाल और मनदीप धालीवाल एसओआई में शामिल हुए, तो वहीं सोपू से विक्की मिदू खेड़ा जैसे लीडर्स ने एसओआई का दामन थाम लिया, जिसके बाद साल 2015 में पहली बार एसओआई ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस जीत लिए। इस जीत में विक्रम सिंह मजीठिया की भूमिका को भी अहम माना जाता है। हालांकि इस जीत के बाद लकी पटियाल और विक्की मिदू खेड़ा में दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि विक्की मिदू खेड़ा अकाली दल की लीडरशिप के काफी करीब आ गए थे। पंजाब के सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट रितेश लखी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विक्की मिदू खेड़ा तो आगे चलकर अकाली दल की लीडरशिप के साथ खुद को मुख्य धारा की राजनीति में ले आते हैं, लेकिन लकी पटियाल और मनदीप धालीवाल अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। उस दौरान लकी पटियाल गिरफ्तार हुआ, लेकिन जब वो बेल पर बाहर आया तो दुबई फरार हो गया। 2016-17 का ही वो वक्त था जब पंजाबी गायकों से फिरौतियां मांगने का दौर शुरू हुआ, जिसमें बम्बीहा गैंग की मुख्य भूमिका थी, जिसमें सुखप्रीत बुड्ढा, दिलप्रीत बाबा, हरविंदर रिंदा और लकी पटियाल जैसे अपराधी शामिल थे। सिंगर परमीश वर्मा का केस तो आपको याद ही होगा, जब 2018 में उनसे फिरौती मांगी जाती है, लेकिन जब वो फिरौती देने से मना कर देते हैं तो उन पर गोली चलाई जाती है, जिसमें उनकी जान बाल बाल बच जाती है। पंजाबी जर्नलिस्ट रितेश लखी के मुताबिक इस गोलीकांड में दिलप्रीत और लकी पटियाल शामिल थे। परमीश वर्मा का ही वो केस था जिसमें मनदीप सिंह धालीवाल को भी नामजद किया जाता है, जिसके बाद मनदीप सिंह धालीवाल फरार हो जाता है और वो भी दुबई पहुंचता है। दूसरी तरफ दुबई से लकी पटियाल और सुखप्रीत बुड्ढा अर्मेनिया फरार हो जाते हैं, लेकिन वहां ये दोनों पकड़े जाते हैं। भारतीय एजेंसियां सुखप्रीत बुड्ढा को तो भारत डिपोर्ट करवा लेती हैं, लेकिन लकी पटियाल हाथ नहीं आता। आज भी ऐसा माना जाता है कि लकी पटियाल अर्मेनिया से ही अपनी गैंग चला रहा है। दूसरी तरफ जब ये सब चल रहा था, तब दुबई में बैठा मनदीप सिंह धालीवाल अपना धंधा चला रहा होता है। इसी दौरान मनदीप सिंह और उसकी गैंग यूट्यूब पर एक थग लाइफ नाम का चैनल बनाते हैं। इस चैनल पर म्यूजिक अपलोड होना शुरू होता है। इसी दौरान एक गाना सिद्धू मूसेवाला भी इनके लिए गाता है। ये एक ऐसा लिंक है जो सिद्धू मूसेवाला को मनदीप सिंह धालीवाल के साथ जोड़ता है, और ये लिंक सिर्फ इतना ही नहीं है। 2021 में सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है और इसके बाद एक घटना और होती है।
खबर आती है कि पंजाब पुलिस ने मनदीप सिंह धालीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मनदीप सिंह पंजाब लौट आया था और वो ठग लाइफ और गोल्ड मीडिया जैसे म्यूजिक लेबल के लिए काम कर रहा था। इन दोनों लेबल्स में बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर्स का पैसा लगा था। खैर, मनदीप सिंह पर परमीश वर्मा गोलीकांड को लेकर केस चलता है और पुलिस का कहना था कि उसने गोली चलाने वाले शूटर्स की मदद की थी। हालांकि रितेश लखी के मुताबिक गोल्डी बराड़ का यह कहना था कि सिद्धू मूसेवाला ने ही पंजाब के कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलकर मनदीप सिंह धालीवाल का सरेंडर करवाया था। इसमें पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी नाम आता है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि पर्दे के पीछे कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसे लेकर अब भी जांच जारी है। हालांकि इसमें एक और वाकया है जिसकी कड़ियां हम वीडियो में आगे जोड़ेंगे। अब लगे हाथ लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग के इतिहास पर भी एक नजर मार लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से, जब चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है। 2011 में बिश्नोई डीएवी कॉलेज से सोपू की तरफ से कॉलेज प्रेसिडेंट चुना जाता है, जिसके बाद बिश्नोई के सपोर्टर्स और उसके राइवल्स में झगड़े आम हो जाते हैं। इन झगड़ों से निपटने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का जैसे गैंगस्टर्स की मदद लेता है। यही वो वक्त था जब पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में गैंगस्टर्स की एंट्री होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 से 2017 के बीच लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में 3 दर्जन के करीब क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। इसी दौरान लॉरेंस के साथ पिक्चर में एंट्री होती है संपत नेहरा की। संपत नेहरा चंडीगढ़ के श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज का स्टूडेंट था और उसकी मुलाकात लॉरेंस से साल 2012 में हुई। उस वक्त संपत नेहरा पर भी 2 केस चल रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई के बाद सोपू का प्रेसिडेंट संपत नेहरा को ही बनाया गया और ये संपत नेहरा आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास बन गया और हर जुर्म में लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा दिखा। फिलहाल ये दोनों ही गैंगस्टर्स जेल में बंद है। दूसरी तरफ बम्बीहा गैंग था जो बिश्नोई गैंग की तरह ही पंजाब में एक्टिव था। इस गैंग को शुरू करने वाला दविंदर बम्बीहा नाम का एक गैंगस्टर था जो कभी कबड्डी प्लेयर हुआ करता था। लेकिन दविंदर बम्बीहा को सितंबर 2016 में ही पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद सुखप्रीत बुड्ढा, दिलप्रीत बाबा, हरविंदर रिंदा और लखी पटियाल जैसे गैंगस्टर्स ने बम्बीहा गैंग को आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर बात इतनी है कि ये वो दौर था जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। फिर 15 जुलाई 2017 को पंजाब के फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ते कोटकपूरा शहर में लवी द्योरा नाम के एक गैंगस्टर का कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में लॉरेंस गैंग शामिल था, जिसके बाद लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरलाल बराड़ को इसी राइवलरी के तहत मारा गया। खैर, गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद फरीदकोट के डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस चीफ गुरलाल पहलवान की फरवरी 2021 में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इसके बाद 7 अगस्त को लॉरेंस के खास और यूथ अकाली दल लीडर विक्की मिद्दू खेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके पीछे बम्बीहा गैंग का हाथ बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई विक्की मिद्दू खेड़ा को अपने भाई की तरह मानता था। ये वो कत्लकांड था जिसने सिद्धू मूसेवाला को इस पूरी गैंग वॉर के बीच एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया था। असल में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत पर इस हत्या में शामिल होने का इल्जाम लगा। दावा किया गया कि जिन शूटर्स ने विक्की मिद्दू खेड़ा को गोली मारी, उनके रहने का इंतजाम शगनप्रीत ने ही किया था। गोल्डी बराड़ अपने दिए इंटरव्यूज में इस बात की ओर भी इशारा करता है कि शगनप्रीत को दुबई भगाने में सिद्धू मूसेवाला ने मदद की थी। हालांकि दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि शगनप्रीत सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का ही मैनेजर नहीं था, वो इंडस्ट्री के और गायकों के शोज भी अरेंज करता था। अब सच्चाई क्या है वो तो जांच में ही सामने आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला के एक गाने को भी वजह बताया जाता है, जिस वजह से वो इस गैंग वॉर का शिकार हो गए। असल में गुरलाल बराड़ की हत्या से 4 महीने पहले सिद्धू मूसेवाला ने जून 2020 को एक गाना रिलीज किया, बोले नी बम्बीहा बोले। कुछ जानकारों का मानना था कि इस गाने के जरिए सिद्धू मूसेवाला ने बम्बीहा गैंग की सराहना की, जो लॉरेंस गैंग का एक तगड़ा राइवल था। जिसके बाद लॉरेंस गैंग और गोल्डी बराड़ की आंख में सिद्धू मूसेवाला चुभने लगा।
एक बात और, जिस मनदीप सिंह धालीवाल की बात हमने वीडियो में पहले कही थी, उसकी गिरफ्तारी भी विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के महज 11 दिन बाद हुई थी। ऐसे में यह भी एक वजह हो सकती है कि विक्की मिद्दू खेड़ा और गुरलाल बराड़ की हत्या के साथ उसके कातिलों ने सिद्धू को भी जोड़ दिया। इन सब घटनाओं के बाद आखिरकार साल 2022 के मई महीने की 29 तारीख भी आ गई, जब सिद्धू मूसेवाला को गोल्डी बराड़ द्वारा सुपारी पर भेजे गए कातिलों ने अपना निशाना बनाया और बड़ी बेरहमी से जवाहर के विलेज में सरेआम उनकी गाड़ी को घेर कर उनकी हत्या कर दी गई। सिद्धू की हत्या कैसे हुई ये कहानी सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 27 तारीख को भी हो सकती थी, जिसका खुलासा उसके ही कातिल प्रियव्रत फौजी ने पकड़े जाने के बाद किया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 3 हफ्ते बाद गुजरात के कच्छ से 3 आरोपियों को पकड़ा गया। इन 3 आरोपियों में 2 मेन शूटर्स थे जिन्होंने मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। इन आरोपियों से पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया था, लेकिन इनसे जो जानकारी निकलकर सामने आई थी उससे सिद्धू की हत्या का पूरा प्लॉट समझ आता है। इस हत्याकांड में पुलिस के हाथ जो आरोपी लगे थे उनमें से एक था प्रियव्रत फौजी, दूसरा था कशिश और तीसरा था केशव कुमार। इन लोगों के पास से मिले हथियारों में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड भी शामिल थे। ये ग्रेनेड लॉन्चर्स AK-47 पर भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स, 1 असॉल्ट राइफल और 3 पिस्टल बरामद हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेल के सोर्सेज का कहना था कि ये हथियार विदेश में ही बने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस ने मूसेवाला के हत्यारों में से एक प्रियव्रत फौजी से पूछताछ की तो उससे जो जानकारी निकलकर सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए उसका कंसाइनमेंट पाकिस्तान से भेजा गया था। इस कंसाइनमेंट को ड्रोन के जरिए सरहद पार करवाया गया था और इस कंसाइनमेंट में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और डेटोनेटर्स इसलिए दिए गए थे कि अगर सिद्धू मूसेवाला गोलियों से बच जाता है तो वो ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर सकें, यानी किसी भी सूरत में सिद्धू मूसेवाला बचना नहीं चाहिए था। इसके अलावा प्रियव्रत फौजी ने यह भी बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी उसे कैसे मिली। फौजी ने बताया कि सोनीपत में उस पर एक हत्या का मामला चल रहा था, जिसके चलते वो बचने के लिए पहले ही छिपता छिपाता घूम रहा था। इसी दौरान उसके एक करीबी मोनू डागर ने उससे संपर्क किया, जिसकी बात पहले ही कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से चल रही थी। असल में गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी एक शाहरुख नाम के शूटर को पहले ही दे रखी थी, लेकिन शाहरुख इस वारदात को अंजाम दे पाता उससे पहले ही वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद गोल्डी बराड़ ने मोनू डागर से संपर्क किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रियव्रत फौजी ने पुलिस को बताया कि मोनू डागर के जरिए उसकी बात गोल्डी बराड़ से हुई थी, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए फौजी को भारी भरकम रकम का ऑफर दिया। इसके साथ ही गोल्डी ने उसे बाकी शूटरों की मदद करने, हथियार मुहैया करवाने और रहने की जगह देने की भी बात कही। प्रियव्रत के मुताबिक उसने गोल्डी बराड़ का ऑफर मान लिया और वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पंजाब चला गया, जहां एक गांव में रहने के लिए उसे 5000 महीने का एक कमरा किराए पर दिया गया, जिसके बाद शुरू हुई मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग। प्रियव्रत फौजी का कहना था कि उसके आदमियों ने सिद्धू मूसेवाला के गार्ड से भी बातचीत की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियव्रत फौजी ने पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा खुलासा भी किया जिससे यह साफ पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 से 2 दिन पहले 27 मई को भी हो सकती थी। असल में प्रियव्रत ने पूछताछ के दौरान यह बताया था कि सिद्धू मूसेवाला 27 मई को अपनी SUV में अपने घर से निकला था और उस वक्त उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। लेकिन यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि प्रियव्रत फौजी और बाकी शूटर्स को तैयारी का मौका ही नहीं मिला। प्रियव्रत फौजी ने बताया था कि 27 मई को उसके एक शूटर कशिश ने 2 और शूटर्स को साथ लेकर सिद्धू मूसेवाला का पीछा किया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला उस दिन बचकर निकल गया। प्रियव्रत ने बताया था कि सिद्धू उस दिन अपनी गाड़ी से निकलकर कोर्ट रूम में चला गया और बाद में वो वहां से दूसरी गाड़ी में निकल गया, जिसके चलते उस दिन सिद्धू की जान बच गई।
लेकिन 29 मई को मूसेवाला की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया और वो इन हत्यारों की गोलियों का शिकार हो गया। बकौल इंडियन एक्सप्रेस ये पूरी जानकारी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर द्वारा इंडियन एक्सप्रेस को दी गई थी। मूसेवाला की हत्या जिस दिन हुई उससे ठीक एक दिन पहले ही उसकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। मूसेवाला की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के 4 जवानों की तैनाती थी, लेकिन 28 मई को 2 जवानों को सुरक्षा से हटा लिया गया और 29 मई को ही मूसेवाला की हत्या हो गई। सवाल उठे कि जब खुफिया रिपोर्ट थी कि मूसेवाला का नाम गैंगस्टर्स की हिट लिस्ट में शामिल है, तो फिर सुरक्षा में ढिलाई क्यों बरती गई? दरअसल पंजाब सरकार ने राज्य के 400 वीवीआईपीज की सुरक्षा में कटौती की थी और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता की वाहवाही बटोरने के लिए इन वीवीआईपीज की लिस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिससे यह जानकारी सार्वजनिक हो गई कि मूसेवाला की सुरक्षा भी कम कर दी गई है, जिस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल भी पूछा था कि लिस्ट आखिर सार्वजनिक क्यों की गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 3 मुख्य किरदार शामिल थे। पहला गोल्डी बराड़, जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली। दूसरा दुबई में रहने वाला सचिन ने दावा किया था कि उसने खुद मूसेवाला पर गोली चलाई। इस हत्याकांड में तीसरा बड़ा नाम विक्रम बराड़ का सामने आया, जो बिश्नोई का पुराना साथी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रम बराड़ ने ही 3-3 लाख रुपए में शूटर्स को हायर किया था। अब उन लोगों की बात भी कर लेते हैं जो इस हत्याकांड की अहम कड़ी बने। इनमें पहला नाम है प्रियव्रत फौजी का, जिसने सिद्धू के शूटर्स को लीड किया। हत्या के वक्त वही गोल्डी बराड़ के टच में भी था। दूसरा है कशिश, जो हत्याकांड में शामिल शूटर्स में से एक था और प्रियव्रत फौजी का खास था। तीसरा नाम है मनप्रीत सिंह का, जिसने हत्याकांड में शामिल करोला गाड़ी मुहैया करवाई थी। ये गाड़ी उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक और आरोपी मनप्रीत भाऊ को दी थी। इस तरह चौथा आरोपी बन जाता है मनप्रीत भाऊ, जिसने आगे ये गाड़ी 2 शूटर्स को दी थी जो सरज मिंटू के खास थे। जिसके बाद 5वीं कड़ी बनता है सरज मिंटू, जिसने गाड़ी शूटर्स को देने के लिए कहा था। इस लिस्ट में छठा नाम आता है प्रभदीप सिद्धू का, जिसे गोल्डी बराड़ द्वारा जनवरी 2022 में ही सिद्धू की रेकी करने के लिए भेजा गया था। जिसके बाद 7वें आरोपी मोनू डागर ने शूटर्स की टीम बनाने में मदद की। इसमें 8वां आरोपी केशव कुमार है, जो प्रियव्रत और बाकी हत्यारों को लेकर मानसा गया और उसी ने हत्याकांड के बाद उन हत्यारों को मानसा से ले जाकर आगे छोड़ा। 9वां नाम पुणे के एक गैंगस्टर संतोष जाधव का है, जिसे गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड के बाद पहचाने जाने के डर से उसने अपना हुलिया बदल लिया था। इस हत्याकांड में 10वां आरोपी है पवन बिश्नोई, जिसने हत्याकांड में यूज की गई बोलेरो गाड़ी मुहैया करवाई और शूटर्स की छिपने में मदद भी की। 11वां आरोपी है नसीब, जिस पर पवन बिश्नोई जैसी ही इल्जाम है। 12वां आरोपी संदीप सिंह बताया गया, जिस पर यह इल्जाम था कि वो मूसेवाला की हत्या से पहले उसके घर गया और उसने फैन बनकर मूसेवाला के साथ सेल्फी खिंचवाई और फिर सिद्धू की जानकारी शूटर्स को दी। इस हत्याकांड में 13वां अपराधी चरणजीत सिंह है, जिसने शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए और हत्याकांड में इस्तेमाल गाड़ियों के लिए फेक नंबर प्लेट का भी जुगाड़ किया। खैर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस हत्याकांड को लेकर केस मानसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुआ, जिसमें 1 मई 2024 को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जज HS गरेवाल ने 27 दोषियों को नामजद किया, जिसमें गोल्डी बराड़ भी शामिल है। इन पर धारा 302, 307, 326, 148, 201, धारा 212 और आईपीसी की धारा 120B और आर्म्स एक्ट के तहत केस चलाने को मंजूरी दी गई। जिन लोगों पर केस चल रहा है उनमें कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के अलावा लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, सचिन भिवानी, अनमोल बिश्नोई, सचिन, मोनू डागर, पवन बिश्नोई और मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर्स और उसकी हत्या की प्लानिंग करने वालों को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है और अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। सिद्धू मूसेवाला के गानों के व्यूज YouTube पर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसकी पॉपुलैरिटी किस हद तक थी। ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों तक में उसकी ऑडियंस थी। लेकिन उसके गानों की वजह से कंट्रोवर्सी भी खूब हुई। बानगी के तौर पर जट्टी ज्यूणे मोड़ दी बंदूक वर्गी गाना है,
जिसमें सिद्धू ने सिख वॉरियर माई भागो का जिक्र किया था। माई भागो सिख इतिहास का एक अहम हिस्सा है जो 17वीं शताब्दी में एक सिख वॉरियर के रूप में जानी जाती थी। सिद्धू के गाने में माई भागो का जिक्र पंजाब के धार्मिक संगठनों को पसंद नहीं आया। सिद्धू पर आईपीसी की धारा 295 के तहत केस दर्ज करने की अपील की गई और गाने को बैन करने की भी मांग उठी। 295 सेक्शन धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर लगाया जाता है, जिसके बाद सिद्धू ने मार्च 2020 में अकाल तख्त पर जाकर माफी मांगी और अपने गाने से माई भागो वाला हिस्सा हटा लिया। हालांकि बाद में उसने इसी रेफरेंस से 295 नाम से एक गाना गाया जो सुपर हिट रहा, जिसमें एक लाइन थी, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी। साल 2020 में भी मूसेवाला का एक वीडियो आया जिसमें वो AK-47 से फायरिंग करते दिखे। वीडियो खूब वायरल हुआ। नतीजा ये हुआ कि पंजाब पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने के बाद मूसेवाला ने एक और गाना भी गाया, जट उत्ते केस जेड़ा संजय दत्त ते, यानी जट पर वो केस है जो संजय दत्त पर भी था। ऐसे गानों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें गानों की वजह से कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी के बाद मूसेवाला ने गाने बनाए। कंट्रोवर्सी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि खालिस्तान समर्थक होने तक के आरोप लगे। किसान आंदोलन के दौरान आया गाना पंजाब माय मदरलैंड में उसने खालिस्तानी नेता भरपूर सिंह बलवीर का भाषण शामिल किया था। इसके साथ SYL को लेकर भी उस पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लगे। इस गाने को YouTube से हटा दिया गया था। सिद्धू ने अपने इंटरव्यूज में भी इस बात को स्वीकारा था कि वो जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना पूर्वज मानते हैं। भिंडरावाला खालिस्तानी था, उसका किस्सा फिर कभी। बहरहाल मूसेवाला की मौत के बाद भी उसके गाने रिलीज किए गए। दावा किया जाता है कि वो मरने से पहले ही 100 गाने लिख चुका है। इसमें से 15 गाने पहले ही रिकॉर्ड हो चुके थे और उनमें से 8 गाने रिलीज हो चुके हैं। लेकिन इस बीच AI के जरिए भी मूसेवाला की आवाज में कुछ गाने YouTube पर अपलोड किए गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक गाना आया, स्केपगोट 2। स्केपगोट नाम से सिद्धू मूसेवाला पहले ही एक गाना गा चुका था। ऐसे में ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि क्या मूसेवाला के नाम पर जो गाने रिलीज किए जा रहे हैं वो भी कहीं AI से ही तो नहीं बनाए गए हैं या सचमुच वो रिकॉर्ड कर गए हैं। ऐसे सवालों पर उनकी टीम की तरफ से फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। उनकी टीम का सिर्फ एक ही दावा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला खुद की मौत से पहले कुछ गाने रिकॉर्ड कर गए थे जो फिलहाल उनकी टीम रिलीज कर रही है। लेकिन इन सवालों के बीच जो सच्चाई है वो ये कि एक पिता जो अपने बेटे पर जान छिड़कता था, जो कभी अपने बेटे की लाश पर अपनी पगड़ी उतार कर रोया था, एक मां जिसने अपने बेटे को अंतिम विदाई देते हुए उसे सहरे से सजाया था, वो आज भी अपने बेटे के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये इंसाफ उन्हें कब मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये था सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से जुड़ा पूरा किस्सा। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और किस्सा देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।